नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम जीएस की सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं तथा आज हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को। यह जो आपका टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, यह आपका जो सिलेबस जीएस का जारी किया गया था उसमें दिया गया था। तो आज से हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यह हमारा पहला वीडियो है। पहले वीडियो में आज हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो पहला लेक्चर है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ, और जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में। इससे जुड़े हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट को इस वीडियो में सम्मिलित किया हुआ है, आइए उसको देख लेते हैं। दोस्तों, आप अपने नोट्स को अपने पास रखिएगा। जिस कॉपी में अपना नोट्स बनाते हैं उनको अपने पास रखिएगा। जो मैं फैक्ट और पॉइंट आपको बताते चलूँगा उनको आप नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े 3 से 4 प्रश्न तो देखने को जरूर मिलेंगे। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं उन सभी को हम डेली बेसिस पर डिस्कस किया करेंगे 1 बाय 1 करके। तो ये हमारा पहली क्लास है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को देखने से पहले आइए बात कर लेते हैं कि कांग्रेस की स्थापना से पूर्व भारत में स्थापित होने वाली राजनीतिक संस्थाएं कौन कौन सी थी, उनको देख लेते हैं एक बार। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो 1866 में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कांग्रेस से पूर्व स्थापित होने वाली राजनीतिक संस्थाओं के बारे में, जो बाहर भी स्थापित की गई थी और भारत में भी स्थापित की गई थी। तो 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पे हाईलाइट्स की हुई हैं, कम से कम इनको तो आप नोट डाउन करते चलिएगा। तो 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो है स्थापना की गई थी। और दादा भाई नौरोजी भारत के प्रथम आर्थिक विचारक थे। आप ध्यान दीजिएगा, दादा भाई नौरोजी जो थे ये भारत के प्रथम आर्थिक विचारक थे, और जिन्होंने भारत की गरीबी के लिए और भारत से निरंतर हो रहे धन के निष्कासन को जो है जिम्मेदार माना था। यानी कि भारत की गरीबी का जो मूल कारण था, इन्होंने बताया था कि भारत से जो धन का निष्कासन हो रहा है बाहर की तरफ, वह भारत की गरीबी का मेन कारण है। इन्होंने ही धन के निष्कासन का सिद्धांत यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी। तो इसे भी आप याद रखिएगा। दादा भाई नौरोजी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यह पुस्तक भी लिखी गई थी। यह भी धन के निष्कासन पर ही आधारित थी, जिसको लिखा गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। पुस्तक का क्या नाम है? पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसे आप ध्यान दीजिएगा। दादा भाई नौरोजी को हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इसके बाद 1875 में शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की थी। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा इंडियन लीग की स्थापना की गई थी। इसके बाद इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में की थी। तो आप इसे याद रखिएगा। इसी इंडियन एसोसिएशन को हम कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था के नाम से भी जानते हैं। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। जो इंडियन एसोसिएशन थी इसी को हम कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था के नाम से जानते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। दोस्तों, इसका जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। उस लिंक के थ्रू आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस के द्वारा स्थापित की गई इंडियन एसोसिएशन द्वारा जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम से एक अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन 1883 में किया गया। यानी कि जो इंडियन एसोसिएशन थी जिसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन के द्वारा की गई थी, इसी इंडियन एसोसिएशन के द्वारा ही नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम से एक अखिल भारतीय सम्मेलन का जो आयोजन था वह किया था आपका 1883 में। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद 1884 में जो है मद्रास महाजन सभा की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा? तो एमयू राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम और इसके बाद पी आनंद चार्लू। ये आपके 3 व्यक्ति थे। इनका नाम इंपॉर्टेंट है। राघवाचारी, एम.वी. राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू। इन्होंने मिल के जो है मद्रास महाजन सभा का गठन किया गया था
1884 में। दोस्तों यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कांग्रेस से पूर्व स्थापित होने वाली राजनीतिक संस्थाओं के बारे में। इसके बाद एक और संस्था थी जो 1885 में स्थापित की गई थी, जिसका नाम था बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो यह किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तेलंग, इन तीनों ने मिलकर जो है 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देख लिया है कि कांग्रेस से पूर्व कौन कौन सी राजनीतिक संस्थाएं स्थापित की गई थी, उनको हमने एक नज़र में देख लिया है। अब हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना होती है वह होती है 1885 में। इसे आप याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना होती है 1885 में की जाती है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। एक अंग्रेज सेवानिवृत्त अधिकारी थे जिनका नाम था ए.ओ. ह्यूम, इनका नाम आपको याद रखना है। इन्हीं के सहयोग से, आप ध्यान दीजिएगा, ए.ओ. ह्यूम के सहयोग से ही जो है आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है वर्ष 1885 में। तथा ए.ओ. ह्यूम जो थे एक अंग्रेज सेवानिवृत्त अधिकारी थे, तो ये भी आपको याद रखना है। तथा कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था यह दिसंबर 1885 में आयोजित किया जाता है बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा इस प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, यह फैक्ट भी आपको याद रखना है। इस प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। तथा इसका जो प्रथम अधिवेशन था कांग्रेस का दिसंबर 1885 में बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में संपन्न हुआ था। तो यह फैक्ट आपको याद रखना है। दोस्तों हमारी जो अगली क्लास होगी, अगली क्लास में हम देखेंगे कांग्रेस के जितने भी इम्पोर्टेंट सेशन आयोजित किए गए हैं उनको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कांग्रेस के जो इम्पोर्टेंट सेशन आयोजित किए गए थे उनसे बार बार लगातार एग्जाम्स में प्रश्न पूछे आते हैं। तो हमारा जो सेकेंड क्लास होगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, उसमें हम देखने वाले हैं कांग्रेस के सभी इम्पोर्टेंट अधिवेशनों को। तो अगली क्लास को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। इसके बाद हम देखेंगे और कांग्रेस में उदारवादी चरण कब से कब तक था तथा इसके प्रमुख नेता कौन कौन से थे, तथा कांग्रेस में उग्रवादी चरण के प्रमुख नेता कौन कौन से थे। यहाँ से भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो कांग्रेस में उदारवादी नेताओं का जो बहुमत था, यानी कि उदारवादी जो चरण था कांग्रेस का, वो रहता है 1885 से लेकर 1905 तक। आप इसे ध्यान दीजिएगा। कांग्रेस में जो उदारवादी चरण था वह कब से कब तक रहता है? तो 1885 से 1905 तक रहता है। उदारवादी चरण के जो यानी कि प्रमुख उदारवादी नेता थे कांग्रेस के, कौन कौन से थे? दादा भाई नौरोजी, रानाडे, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और मदन मोहन मालवीय, ये इंपॉर्टेंट आपके प्रमुख उदारवादी नेता थे। तो इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद ये जो उदारवादी नेता थे ये प्रार्थना पत्र, स्मरण पत्र, प्रतिवेदन, शिष्टमंडल के द्वारा सरकार तक अपनी मांग पहुंचाते थे, यानी कि अंग्रेजों तक ये अपनी जो मांग थे किस प्रकार से पहुंचाते थे? तो प्रार्थना पत्र के जरिए, स्मरण पत्र के जरिए, प्रतिवेदन के जरिए या शिष्टमंडल के द्वारा जो है अपनी मांग और सरकार तक पहुंचाते थे। इसके बाद एक और दल था कांग्रेस में उस समय, उसका नाम था उग्रवादी दल। तथा यह जो उग्रवादी चरण था आपका कांग्रेस में, यह 1905 से लेके 1919 तक हावी रहता है कांग्रेस पर। तो प्रमुख उग्रवादी नेता कौन कौन से थे? तो लाल बाल पाल, ये नाम बिल्कुल आप याद रखिएगा। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये इंपॉर्टेंट लीडर थे उग्रवादी। तो आप इसे याद रखिएगा। उग्रवादी चरण के नेताओं में सबसे प्रमुख कौन थे? तो आपके लाल बाल पाल जो थे ये इंपॉर्टेंट लीडर थे उग्रवादी चरण के नेताओं में से। इनके नाम आपको याद रखने हैं। इनमें से आपके जो बाल गंगाधर तिलक थे, इन्होंने 1893 में गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव के द्वारा लोगों में राष्ट्रवादी भावना जगाने का प्रयास किया। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। और कांग्रेस में उदारवादी चरण कब से कब तक रहता है और कांग्रेस में उग्रवादी चरण कब से कब तक रहता है, तथा उदारवादी चरण के दौरान कौन कौन से इंपॉर्टेंट उदारवादी नेता थे, इनके नाम भी आपको कुछ नाम याद रखने पड़ेंगे। और इसके बाद उग्रवादी नेताओं के भी नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। जो उग्रवादी चरण था आपके कांग्रेस का, उसके इंपॉर्टेंट लीडर कौन कौन से थे, इनका नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो इनका नाम भी आप अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि कई बार नाम एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों यह हमारा पहला वीडियो था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। इसमें हमने देखा
कांग्रेस से पूर्व स्थापित होने वाले राजनीतिक संस्थाओं के बारे में, और हमने देखा कांग्रेस की स्थापना से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टों को। तथा हमारा इसका सेकेंड जो वीडियो होगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, उसमें हम पढ़ने वाले हैं ऑल यानी कि सभी जितने भी कांग्रेस के अभी तक अधिवेशन यानी कि कांग्रेस के जितने भी सेशन आयोजित किए गए हैं उनको हम देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यह है कांग्रेस का अधिवेशन, क्योंकि यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो सीरीज शुरू की है उसका जो भाग 2 है उसको आज हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। आज हम भाग 2 में देखने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी इम्पॉर्टेंट अधिवेशन हुए थे उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में हम केवल उन्हीं अधिवेशन को कंप्लीट करेंगे जो आपकी लेखपाल की परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का हमारा जो पहला वीडियो था उसमें हमने देखा था कांग्रेस की स्थापना से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्टों को, तथा आज का हमारा जो सेकंड वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इंपॉर्टेंट अधिवेशन को। दोस्तों, आपका जो लेटेस्ट का सिलेबस जारी किया गया था जीएस का यानी कि सामान्य विज्ञान का, उसमें यह जो टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मेंशन है। तो इसी सीरीज को हम पूरे डिटेल में कवर करने वाले हैं 1 बाय 1 करके, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आपके एग्जाम में 4 से लेके 5 प्रश्न तो पूछे जाएंगे। तो पूरे डिटेल में जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए उनको हम 1 बाय 1 करके कवर करेंगे। इसकी जो सेपरेट प्लेलिस्ट है मैंने आज बना दी है, उस प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी इम्पोर्टेंट अधिवेशन है कम से कम उनको तो याद रखना पड़ेगा। जितने भी मैंने इस वीडियो में अधिवेशन रखे हुए हैं कम से कम आप उन्हें जरूर याद करके एग्जाम में जाइएगा। तो एक तरफ आप देख रहे हैं, एक तरफ अधिवेशन दिया गया है, उनका वर्ष और स्थान दिया गया है, और एक तरफ उनसे जुड़े अध्यक्ष दिए गए हैं और उन अधिवेशनों से जुड़े जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं उनको एक तरफ लिखा गया है। तो पहला जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1885 में। कहाँ पर? तो बम्बई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की गई थी व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। तथा इसके प्रथम अधिवेशन की खास क्या बातें थी उनको ये देख लेते हैं। तो इस अधिवेशन का जो आयोजन था गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में किया गया था। कुल 72 प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया था तथा इसके सचिव थे आपके A.O. ह्यूम। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। वहीं इसका जो सेकेंड अधिवेशन था हुआ था 1886 में कलकत्ता में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तथा इसकी खास बात क्या थी? तो इस सेकेंड अधिवेशन में यानी कि 1886 में जो आपका कांग्रेस का सेकेंड अधिवेशन आयोजित किया गया था इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय हुआ था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो विलय हुआ तो हुआ था आपका सेकेंड अधिवेशन में जो कलकत्ता में आयोजित किया गया था। इसके बाद आपका जो थर्ड अधिवेशन था 1887 में हुआ था मद्रास में। इसकी अध्यक्षता की गई थी बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा। तथा ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयब जी, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो आपको इनका नाम याद होना चाहिए, बदरुद्दीन तैयब जी। इन्होंने 1887 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसके बाद इसका जो चौथा अधिवेशन था हुआ था इलाहाबाद में 1888 में। इसकी अध्यक्षता की गई थी जॉर्ज यूले के द्वारा। तथा ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इंपॉर्टेंट है 1888 का इलाहाबाद का सेशन। इसके बाद 1890 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता की जाती है फिरोज शाह मेहता के द्वारा। इंपॉर्टेंट है। तथा इस अधिवेशन में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली यानी कि प्रथम महिला स्नातक जिनका नाम था कादम्बिनी गांगुली, इन्होंने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट अधिवेशन है 1896 का कलकत्ता अधिवेशन कांग्रेस का। इसकी अध्यक्षता की गई थी रहमतुल्ला सयानी के द्वारा। किसके द्वारा? तो रहमतुल्ला सयानी के द्वारा जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी 1896 में। तथा इस कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1896 का, इसमें जो है पहली बार वंदे मातरम गाया गया। तो इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो प्रथम बार वंदे मातरम था कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था। तो कांग्रेस का जो 1896 का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें प्रथम बार वंदे मातरम को गाया गया था।
इसके बाद 1905 का कांग्रेस का अधिवेशन सुपर इंपॉर्टेंट है, और यह कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो उत्तर प्रदेश के बनारस में इसका आयोजन किया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की थी, तथा इस बनारस अधिवेशन में जो बंग भंग आंदोलन चल रहा था उसकी आलोचना की गई थी, यानी कि 1905 में जो बंगाल का विभाजन किया गया था उसकी आलोचना जो है इस बनारस अधिवेशन में की गई थी, तथा इस आंदोलन में बंगाल विभाजन के विरोध में जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत की गई थी उसका समर्थन भी इसमें किया गया था बनारस अधिवेशन में। तो ये दो फैक्ट आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट अधिवेशन आपके सामने है 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, और इसकी खास बात क्या थी? कांग्रेस का जो मूल लक्ष्य था स्वराज प्राप्ति, इसमें घोषित किया गया था। आप ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस का जो मूल लक्ष्य था स्वराज प्राप्ति इस कलकत्ता अधिवेशन में घोषित किया गया था 1906 के, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो इंपॉर्टेंट है। फिर आपका सुपर इंपॉर्टेंट अधिवेशन होता है 1907 में, और कांग्रेस का, इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा और इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि यह एग्जाम में आपसे डेफिनेटली पूछा जा सकता है। तो जो सूरत अधिवेशन था 1907 का, यह इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें जो कांग्रेस है वह दो धड़ों में विभाजित हो जाती है, और इसमें दो दल उभर कर आते हैं सामने, नरम दल और गरम दल, यानी कि जो कांग्रेस है वह नरम दल और गरम दल में विभाजित हो जाती है 1907 के सूरत अधिवेशन में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी रास बिहारी घोष के द्वारा। तो इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। दोस्तों, अभी तक मैंने 2 क्लास ली है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। तो पहली क्लास हमारी थी किसकी? तो हमने कांग्रेस की स्थापना को देखा था किस प्रकार से की जाती है, उससे जुड़ी जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते तो उनको हमने पहली क्लास में डिस्कस कर लिया था। तथा आपका जो सेकेंड क्लास है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का, तो इन दोनों क्लास की जो PDF है आपको आज जैसे ही ये क्लास अपलोड होगी, इस क्लास के अपलोड होने के बाद दोनों क्लास की जो PDF है मर्ज करके आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो यह दोनों PDF आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद 1915 का जो आपका कांग्रेस का अधिवेशन होता है, कहाँ पर होता है? तो यह होता है बम्बई में। इसकी अध्यक्षता की जाती है सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, तथा इसमें भाग लेते हैं लॉर्ड वेलिंगटन। तो लॉर्ड वेलिंगटन ने जो है किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो बम्बई अधिवेशन हुआ था जो 1915 में कांग्रेस का, उसमें भाग लिया था। तो इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर अगेन 1916 का अधिवेशन आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। यह लखनऊ में आयोजित किया जाता है। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट कांग्रेस के अधिवेशन उत्तर प्रदेश में आयोजित किए गए हैं उनको तो आप रट लीजिएगा, घोल के पी जाइएगा। उनसे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं उनको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि लेखपाल की परीक्षा में मैक्सिमम चांस है कि आपके एग्जाम में उत्तर प्रदेश में जितने भी इंपॉर्टेंट अधिवेशन कांग्रेस के आयोजित किए गए थे उनसे प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो अभी तक हमने 2 इंपॉर्टेंट अधिवेशन को देखा है जो आपके उत्तर प्रदेश में आयोजित किए गए हैं। पहला था 1905 का कांग्रेस का अधिवेशन जो बनारस में आयोजित किया गया था, उसको हमने देख लिया है। और सेकेंड जो अधिवेशन हम यहाँ पे देख रहे हैं वो है आपका 1916 का लखनऊ अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। इसकी खास बात क्या थी? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में जो कांग्रेस का विभाजन हो जाता है नरम दल और गरम दल के बीच में, पुनः जो नरम दल थे वो गरम दल आपस में एक हो जाते हैं। तो ये मेन खास बात थी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, जो नरम दल और गरम दल थे वे मिलकर आपस में एक हो जाते हैं। तथा इसके बाद एक सेकेंड बात इसमें है कि आपका जो मुस्लिम लीग था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य एक समझौता होता है इसी लीग में, यानी कि 1916 का जो आपका लखनऊ अधिवेशन होता है इसमें जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता होता है। तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। तथा इसी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया गया था बीजी तिलक के द्वारा, यानी कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है इसी 1916 के अधिवेशन में ही स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया गया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट अधिवेशन 1917 का कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की गई थी एनी बेसेंट के द्वारा। तथा एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष बनती हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद 1920 में होता है आपका नागपुर का सेशन कांग्रेस का। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसकी अध्यक्षता की जाती है वी राघवाचारी के द्वारा। किसके द्वारा? तो वी राघवाचारी जो है 1920 के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। तथा इस अधिवेशन की खास बात क्या थी? तो 1920 के नागपुर अधिवेशन में जो है असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया जाता है। आपको पता होगा कि 1 अगस्त 1920 को जो है आपका
असहयोग आंदोलन शुरू होता है, तो असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का जो अनुमोदन था इसी नागपुर सेशन में ही किया जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 1924 में आपका कांग्रेस का अधिवेशन बेलगाम में आयोजित किया जाता है तथा यह एक एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। तो इम्पोर्टेंट है, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के सिर्फ एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसका नाम था बेलगाम अधिवेशन 1924। तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला अधिवेशन आपके सामने है 1925 का कानपुर अधिवेशन। तो यह भी अगेन उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। तो 3 इंपॉर्टेंट अधिवेशन अभी तक हमने देखे हैं जो उत्तर प्रदेश में आयोजित किए गए हैं। तो तीसरा आपका कौन सा है? 1925 में कानपुर का अधिवेशन। इसकी खास बात क्या है? तो इसकी खास बात है कि सरोजिनी नायडू ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी तथा सरोजिनी नायडू जो थी ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनती हैं। तो इसे आप याद देखिएगा, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनती हैं आपकी सरोजिनी नायडू, जिन्होंने कानपुर सेशन की अध्यक्षता की। तो इसे आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। उसके बाद 1927 का जो मद्रास अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता की जाती है M.A. अंसारी के द्वारा तथा साइमन कमीशन का इसमें विरोध किया जाता है 1927 के मद्रास अधिवेशन में। इसके बाद 1929 का लाहौर अधिवेशन सुपर इंपॉर्टेंट है। इसकी अध्यक्षता की जाती है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तथा इस अधिवेशन में कांग्रेस ने मांग की पूर्ण स्वराज की। इसे आप याद रखिएगा, पूर्ण स्वराज की जो मांग थी लाहौर अधिवेशन में की जाती है कांग्रेस के द्वारा। तब इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। इसके बाद 1931 में आपका कराची का सेशन होता है कांग्रेस का। इसकी अध्यक्षता करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसकी खास बात क्या थी? मौलिक अधिकार के प्रस्ताव को इसमें पारित किया जाता है तथा गांधी इरविन समझौते को जो है इसमें अनुमोदित किया जाता है। तो ये मेन बातें थी 1931 के आपके कांग्रेस सेशन की, जिसकी अध्यक्षता की गई थी वल्लभ भाई यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। इसके बाद 1936 के अप्रैल महीने में जो है लखनऊ में जो है आपका अगेन यानी कि चौथा यह अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता होती है, मतलब जिसका आयोजन होता है आपका उत्तर प्रदेश में। तो 1936 में अप्रैल के महीने में जो है लखनऊ में जो है आपका कांग्रेस का अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता की जाती है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसकी खास बात क्या थी? लखनऊ अधिवेशन की जो अप्रैल में आयोजित होता है 1936 में, नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। यानी कि जो जवाहरलाल नेहरू थे इन्होंने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था 1936 के लखनऊ अधिवेशन में। तब इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। इसके बाद 1936 में दिसंबर में एक और अधिवेशन होता है फैजपुर में, इंपॉर्टेंट है तथा यह एक मात्र अधिवेशन था जो गांव में आयोजित किया था, इंपॉर्टेंट है। 1936 के दिसंबर महीने में फैजपुर जो अधिवेशन होता है कांग्रेस का, यह एकमात्र अधिवेशन था, मतलब यह प्रथम अधिवेशन था जिसका आयोजन जो है गांव में किया जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा, प्रथम अधिवेशन जिसका आयोजन गांव में होता है वो होता है फैजपुर अधिवेशन 1936 दिसंबर महीने में। इसकी अध्यक्षता करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद 1938 में होता है कांग्रेस का अधिवेशन हरिपुरा में, जिसकी अध्यक्षता की जाती है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इसका मेन फैक्ट क्या था, मेन बात क्या थी? राष्ट्रीय नियोजन नीति को इसमें जो है इसकी मेन बात क्या थी? तो इसमें राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था। यहाँ पे समिति होना चाहिए था, नीति नहीं, समिति का गठन किया गया। यानी कि राष्ट्रीय नियोजन समिति का जो गठन है वो 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में किया जाता है जिसकी अध्यक्षता करते हैं सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट अधिवेशन आपके सामने है 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन। हम इसको त्रिपुरी संकट के नाम से भी जानते हैं, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसकी अध्यक्षता की जाती है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा तथा बाद में कुछ जाके विवाद हो जाता है महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच, जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस जो होते हैं उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया तथा जैसे ही इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया तो इसके बाद जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे बनाए जाते हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसे आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आज का लास्ट इंपॉर्टेंट आपका कांग्रेस का सेशन है 1946 का मेरठ अधिवेशन, इंपॉर्टेंट है। इसकी अध्यक्षता करते हैं आपके आचार्य JB कृपलानी तथा आज़ादी के समय जो आचार्य JB कृपलानी थे वही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहते हैं? तो JB कृपलानी। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जितने भी इंपॉर्टेंट, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट कांग्रेस के अधिवेशन बन सकते हैं जो आपकी लेखपाल की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इसका तीसरा भाग यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इंपॉर्टेंट जो अगला टॉपिक होगा उसको हम जल्द ही अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में।
दोस्तों, हम यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक महत्वपूर्ण सीरीज चला रहे हैं। अभी तक हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो है 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। इसमें हमने इसका जो पहला पार्ट था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला जो वीडियो था, उसमें हमने देखा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस प्रकार से की जाती है, उसको हमने देखा था। तथा सेकेंड वीडियो में हमने इसके देखा था कि INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रमुख अधिवेशन थे उनको हमने सेकेंड वीडियो में कवर किया था। तथा यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का हमारा तीसरा वीडियो है। तीसरा वीडियो में आज हम देखने वाले हैं बंगाल विभाजन व स्वदेशी आंदोलन को। इस टॉपिक से जुड़े यानी कि बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन से जुड़े जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं, जो आपकी लेखपाल की परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सभी को आज के इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, यह जो आपका सिलेबस जारी किया गया था GS में, तो GS में आपके सिलेबस में क्लियरली मेंशन किया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में जो अभ्यर्थी होंगे उनको नॉलेज होनी चाहिए। तो इसी कारण से हम यह सीरीज चला रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। अभी तक हमने इसमें 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है तथा इसकी जो प्लेलिस्ट है हमने उस प्लेलिस्ट को भी अपडेट कर दिया है, बना दिया है। उसी प्लेलिस्ट में आपको जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो हम बनाएंगे एक ही जगह पर मिल जाएंगे। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो जो फैक्ट मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा बंगाल विभाजन व स्वदेशी आंदोलन से रिलेटेड, उनको आप नोट डाउन करते चलिएगा। पेन और अपना कॉपी एक साथ लेकर बैठिएगा, क्योंकि जितने भी नोट्स मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा वे आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। तो जो भी डेट यहाँ पे मेंशन होगी उसको तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि डेट भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो बंगाल विभाजन को सबसे पहले देखते हैं। 1905 में, जुलाई 1905 का समय है, ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की जाती है। आप याद रखिएगा, उस समय बंगाल में जो है राष्ट्रवाद काफ़ी चरम पे था, यानी कि राष्ट्रवाद की जो भावना थी बंगाल में उस समय काफ़ी बड़े लेवल पे देखने को मिल रही थी। तो इसी राष्ट्रवाद को ख़त्म करने के लिए, इसी राष्ट्रवाद को कम करने के लिए जो है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की जाती है आपकी जुलाई 1905 में। जैसे ही जुलाई 1905 में इस घोषणा को किया जाता है कि बंगाल का विभाजन किया जाएगा आगे आने वाले समय में, इसके रिस्पांस में जो भारतीय थे, भारतीयों के द्वारा 7 अगस्त 1905 को कोलकाता स्थित टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक बुलाई जाती है तथा इसी बैठक के दौरान स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई तथा बहिष्कार संबंधी प्रस्ताव भी पारित किया गया। यानी कि इस ऐतिहासिक बैठक में जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे उन्होंने हिस्सा लिया तथा इसी बैठक में इम्पोर्टेंट जो इंडियंस थे, भारतीय थे, उनके द्वारा यह कहा गया कि अगर बंगाल का विभाजन किया जाता है तो हम इसका पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे तथा इस बंगाल विभाजन के विरोध में हम स्वदेशी आंदोलन को शुरू करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट घोषणा की जाती है आपकी 7 अगस्त 1905 को कोलकाता स्थित टाउन हॉल में। किसके द्वारा? तो भारतीयों के द्वारा। अगली इंपॉर्टेंट डेट क्या है, टाइमलाइन क्या है? अब समय आता है 16 अक्टूबर का। तो ये डेट आपके एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। 16 अक्टूबर 1905 को फाइनली, अब ध्यान दीजिएगा, 16 अक्टूबर 1905 को फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। तो ये डेट आप याद रखिएगा, 16 अक्टूबर 1905 को जो है पूरी तरह से यानी कि बंगाल विभाजन को लागू कर दिया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे ही इस विभाजन को लागू किया जाता है, इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया भारतीयों के द्वारा। बंगाल में जो है इसको, पूरे भारत में मान लीजिए, इसको शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। बंगालियों में अटूट एकता दर्शाने के लिए हिंदू एवं मुस्लिमों ने एक दूसरे की कलाइयों पर राखी भी बांधी। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद इस विभाजन के दौरान, यानी कि यह जो विभाजन किया जाता है बंगाल का, जब घोषणा की जाती है, इसी के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा एक इंपॉर्टेंट गीत का रचना किया जाता है, इसका नाम था अमार सोनार बांग्ला। इंपॉर्टेंट है, इसी बंगाल विभाजन के दौरान जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने अमार सोनार बांग्ला नामक एक प्रसिद्ध गीत को लिखा तथा यह जो आपका गीत था अमार सोनार बांग्ला, 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के पश्चात इसका राष्ट्रीय गीत भी बनता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। वर्तमान में जो राष्ट्रीय गीत है बांग्लादेश का वो है अमार सोनार बांग्ला, जिसको लिखा गया था स्वदेशी आंदोलन यानी कि बंगाल विभाजन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा। दोस्तों, मैं यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन के को कई बार बता रहा हूँ। तो स्वदेशी आंदोलन और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का जो प्रथम विचार था
किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ये भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कृष्ण कुमार मित्र, ये नाम याद रखिएगा, कृष्ण कुमार मित्र। इन्हीं के द्वारा जो है इनकी एक पत्रिका थी, इनका एक पत्र था जिसका नाम था संजीवनी। तो इन्होंने अपने संजीवनी नामक पत्र में जो है सर्वप्रथम बार स्वदेशी आंदोलन एवं विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था कृष्ण कुमार मित्र ने अपने पत्र संजीवनी में। तो फैक्ट भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला फैक्ट क्या है, जैसे ही बंगाल का विभाजन किया था, इसके विरोध में, इसके बहिष्कार में जो है बहुत सारे मतलब स्वदेशी आंदोलन को शुरू कर दिया जाता है। इसके विरोध में यानी कि बंगाल विभाजन के विरोध में जो है स्वदेशी आंदोलन की जो है शुरुआत हो जाती है। तथा इस स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व है कौन करते हैं, कहाँ कहाँ पर लोग करते हैं, तो बाल गंगाधर तिलक ने इस स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व है मुंबई और पुणे में किया। अजीत सिंह तथा लाला लाजपत राय ने पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में किया। सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में इस स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया। और इसके बाद चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया। तो ये सारे फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। इसके बाद 1905 में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है वो बनारस में आयोजित किया जाता था। इंपॉर्टेंट अधिवेशन बंगाल विभाजन के दौरान ही जो है कांग्रेस का 1905 का अधिवेशन होता है आपका बनारस में। इंपॉर्टेंट है, टाइमलाइन आप याद रखिएगा। तो बनारस का जो अधिवेशन होता है आपका कांग्रेस का, तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं आपके गोपाल कृष्ण गोखले। तथा इसी बनारस अधिवेशन में बंगाल में चल रहे स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 1905 का जो कांग्रेस का बनारस अधिवेशन होता है, इसमें जो है बंगाल में चल रहे स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का जो है समर्थन करती है सरकार, तो मैंने कि कांग्रेस करती है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद जो उग्र राष्ट्रवादी नेता थे जैसे आपके लाल बाल पाल, मेन नाम था इनका लाल बाल पाल, ये फेमस थे आपके किस लिए, तो उग्रवादी नेताओं में ये फेमस नाम था लाल बाल पाल, यानी कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। तो जो मेन आपके उग्रवादी नेता थे वे स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में फैलाना चाह रहे थे। साथ ही वे सिर्फ स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन से संतुष्ट न होकर स्वराज प्राप्ति को अपना लक्ष्य बनाना चाहते थे। जितने भी इंपॉर्टेंट आपके उग्रवादी नेता, उग्रवादी राष्ट्रवादी जो मतलब उग्र राष्ट्रवादी जो नेता थे यहाँ पे, ये जो नेता थे ये जो है स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में फैलाना चाह रहे थे। तो इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 1906 में कांग्रेस का एक और अधिवेशन होता है, कहाँ पर, तो कलकत्ता में होता है। तो 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में और जिसकी अध्यक्षता की जाती है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो दादा भाई नौरोजी ने अपने भाषण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो मूल लक्ष्य था स्वराज प्राप्ति बताया, यानी कि 1906 का आपका जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है कलकत्ता में, इसमें जो दादा भाई नौरोजी थे जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो मूल लक्ष्य था वह स्वराज प्राप्ति बताया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है दोस्तों। इसका जो PDF है इस क्लास का आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जैसे ही यह वीडियो आपको अपलोड कर दिया जाएगा उसके बाद आपको जो यह PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद अगला फैक्ट क्या है, ये सारे फैक्ट आप याद कर लीजिएगा। इस आंदोलन के दौरान जो है एक महत्वपूर्ण स्वयंसेवी संगठन था जिसका नाम था 12 साल की स्वदेश बांधव समिति। आप याद रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक महत्वपूर्ण स्वयंसेवी संगठन था जिसका नाम था 12 साल की स्वदेश बांधव समिति। इसके अध्यक्ष थे अश्वनी कुमार दत्ता। ये सभी आपके स्वदेशी संगठन स्थापित किए गए थे कब, तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान। तो ये स्वदेशी संगठन कौन कौन से स्थापित किए गए थे मैंने सभी को यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ, लिखा हुआ है। आप इन सभी को कम से कम याद कर लीजिएगा एक बार। इसके बाद आचार्य PC राय ने बंगाल में स्वदेशी केमिकल स्टोर्स की स्थापना की। तकनीकी शिक्षा के लिए बंगाल में बंगाल इंस्टीट्यूट की स्थापना भी की जाती है स्वदेशी आंदोलन के दौरान। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा के विकास के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की तथा इस बंगाल नेशनल कॉलेज के प्राचार्य बनाए जाते हैं आपके अरविंद घोष। तो इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद इसी समय यानी कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की जो पहली छात्रवृत्ति है भारतीय कलाविद नंदलाल बोस को दी जाती है। तो जो इम्पॉर्टेंट गतिविधियां हैं जो आपकी स्वदेशी आंदोलन के दौरान होती हैं उनको हमने यहाँ पे पढ़ लिया है, देख लिया है।
यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है, तो इसको आप एक बार इत्मीनान से जरूर पढ़ लीजिएगा। अब इसके बाद कौन सी घटना घटित होती है, तो स्वदेशी आंदोलन के बाद एक इंपॉर्टेंट घटना घटित होती है दिल्ली दरबार। तो दिल्ली दरबार का जो आयोजन है आपका 1911 में किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, उस समय वायसराय रहता है भारत का लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो जो आपका लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था वायसराय, उसने इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम के स्वागत में 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया। इसी दिल्ली दरबार में यानी कि 1911 का जो दिल्ली दरबार होता है, इसी दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने तथा राजधानी यानी कि जो राजधानी पहले कलकत्ता थी, उस राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा भी की जाती है इसी दिल्ली दरबार में। तो आप इसे याद रखिएगा, घोषणा तो की थी 1911 में कि जो भारत की राजधानी है उसको कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया जाएगा, लेकिन फाइनल रूप में 1912 में जो राजधानी है वो दिल्ली स्थानांतरित हो जाती है। तो 1912 में जो है भारत की राजधानी को दिल्ली बनती है, इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद जो है 1912 में बिहार को बंगाल से अलग करके एक भिन्न प्रांत बनाया जाता है, जिसमें उड़ीसा भी सम्मिलित होता है। यानी कि 1912 में ही जो है बंगाल से बिहार को अलग कर एक भिन्न प्रांत बना दिया जाता है, जिसके साथ उड़ीसा भी शामिल होता है बिहार में। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन से रिलेटेड। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो यह हमारा तीसरा वीडियो था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए एक इम्पॉर्टेंट सीरीज चला रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। अभी तक हमने इसमें 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते थे उनको हमने अभी तक पढ़ लिया है, तथा आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रथम चरण। यानी कि जो क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू हुई थी उनका जो प्रथम चरण था 1905 से लेके 1915 तक का, इसके मध्य कौन कौन सी इंपॉर्टेंट घटनाएं घटित होती हैं उनको हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यह जो आपकी सीरीज है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, आपका जो लेटेस्ट का सिलेबस जारी किया गया था यूपी लेखपाल का, उसमें क्लियरली एकदम साफ साफ दिया गया है कि जो भी अभ्यर्थी लेखपाल की भर्ती में बैठेंगे, परीक्षा देने बैठेंगे, उनको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े सभी जानकारी उनको होनी चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसी कारण से यह जो सीरीज है आप तक पहुंचाई जा रही है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि क्रांतिकारी गतिविधियों का जो प्रथम चरण था, इस प्रथम चरण में यानी कि 1905 से लेकर 1915 के बीच कौन कौन सी इंपॉर्टेंट घटनाएं घटित होती हैं, आइए उनको देख लेते हैं। तो पहली चीज सबसे पहले आप ये याद रखिए कि 1905 से लेके 1915 के मध्य यानी कि क्रांतिकारी गतिविधियों का जो प्रथम चरण था, इसके दौरान कौन कौन सी इंपॉर्टेंट संस्थाएं स्थापित की गई थी, यहां से आपके एग्जाम में डेफिनेटली प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो इन प्रमुख संस्थाओं और उनके संस्थापक के नाम आपके दिमाग में होने चाहिए। तो इंपॉर्टेंट संस्था पहली आपकी अनुशीलन समिति, इसकी स्थापना 1902 में की गई थी। आप इसे याद रखिएगा, जो अनुशीलन समिति थी इसकी स्थापना कब की गई थी, तो अनुशीलन समिति की आपकी स्थापना की गई थी 1902 में। इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा, पी मित्रा, वारिंद्र कुमार घोष और जतिन नाथ बनर्जी, इन तीनों के द्वारा मिलकर जो है अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी 1902 में। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट संगठन है आपका अभिनव भारत। इंपॉर्टेंट है, इसके संस्थापक थे वी डी सावरकर। आप ध्यान दीजिएगा, तथा इससे जुड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वी डी सावरकर के द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला नामक जो संस्था थी वह 1904 में अभिनव भारत में ही परिवर्तित हो गई थी। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, वी डी सावरकर के द्वारा एक संस्था स्थापित की जाती है 1899 में, जिसका नाम था मित्र मेला, तथा यह संस्था आगे चलकर 1904 में अभिनव भारत में परिवर्तित हो जाती थी। फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। और इसके बाद युगांतर नामक संस्था की स्थापना की गई थी वारिंद्र कुमार घोष और जतेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। अगेन आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद भारत स्वशासन समिति एवं इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में की गई थी श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना की गई थी मैडम भीखा जी कामा के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भीखा जी होना चाहिए था।
इसके बाद हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की गई थी सोहन सिंह भाकना के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट संस्थाएं थी और उनके संस्थापक थे जो 1905 से 1915 के मध्य जो स्थापित की गई थी क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रथम चरण के दौरान। उनको हमने एक नज़र में देख लिया है। अब हम इंपॉर्टेंट इवेंट्स को कवर करेंगे जो आपकी लेखपाल की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो जितने भी मैंने फैक्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो भी मैं फैक्ट आपको बताऊंगा, कम से कम उसका तो आप नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि इन्हीं नोट्स में से ही आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो अब देखिए, भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी उनकी जो शुरुआत मानी जाती है वो 1897 से मानी जाती है महाराष्ट्र के पुणे से। आप ध्यान दीजिएगा, भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की जो शुरुआत है यह महाराष्ट्र के पुणे से मानी जाती है। कब से? तो 1897 में से। एक घटना घटित होती है 1897 में महाराष्ट्र के पुणे में। दो बंधु थे जिनको हम चापेकर बंधुओं के नाम से जानते हैं। इनका नाम था दामोदर एवं बालकृष्ण। दामोदर एवं बालकृष्ण को जो है चापेकर बंधुओं के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 22 जून 1897 को पुणे के प्लेग कमिश्नर रैंड एवं एम हॉस्ट की हत्या कर दी। इसी हत्या के कारण जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी वो भारत में लगभग शुरू हो जाते हैं। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चापेकर बंधु का नाम आपके दिमाग में होना चाहिए। चापेकर बंधुओं का नाम क्या था? तो दामोदर एवं बालकृष्ण। इन्हीं दोनों ने मिलकर जो है 22 जून 1897 को पुणे का जो प्लेग कमिश्नर था उस समय रैंड एवं एम हॉस्ट, उसकी हत्या कर दी। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट इवेंट है। इसके बाद अगला इवेंट घटित होता है आपका 8 अप्रैल 1908 में, इंपॉर्टेंट है। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के बदनाम जज किंग्सफोर्ड की हत्या करने का असफल प्रयास किया। आप ध्यान दीजिएगा, 1908 में अप्रैल में खुदीराम बोस और उनके एक साथी थे जिनका नाम था प्रफुल्ल चाकी। इन्होंने मुजफ्फरपुर के एक बदनाम जज था जिसका नाम था किंग्सफोर्ड, उसकी हत्या करने का असफल प्रयास किया। परंतु यह जो जज था वह तो बच जाता है, परंतु कुछ जो आपके आम नागरिक होते हुए मारे जाते हैं। तो इसमें तो आपका किंग्सफोर्ड बच जाता है, परंतु इस घटना के बाद, इस हमले के बाद जो प्रफुल्ल चाकी थे उन्होंने खुद को गोली मार ली और शहीद हो गए। और बाद में खुदीराम बोस को जो है पकड़कर उनको फांसी दे दी गई। तो खुदीराम बोस को जो है बहुत ही कम उम्र में फांसी की सजा दे दी गई थी इस घटना के बाद। तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। मुजफ्फरपुर के बदनाम जज किंग्सफोर्ड की हत्या का असफल प्रयास किया गया था खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी के द्वारा, तथा प्रफुल्ल चाकी ने इस घटना के बाद खुद को गोली मार ली और शहीद हो गए। और बाद में खुदीराम बोस पकड़े गए और इनको जो है फांसी की सजा दे दी गई। तो इंपॉर्टेंट है, ये इवेंट कब घटित हुआ था? तो अप्रैल 1908 में। इंपॉर्टेंट है, डेट के साथ आपको सब कुछ याद रखना है। इसके बाद अरविंद घोष की, एक क्रांतिकारी उस समय थे आपके अरविंद घोष। अरविंद घोष की क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्तता के कारण 1908 के जो है अलीपुर बम मामले में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो आपके अरविंद घोष थे इनको जो है 1908 के अलीपुर बम मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। अलीपुर मामले में चित्तरंजन दास ने जो है अरविंद घोष का बचाव किया तथा उन्हें रिहा कर दिया गया। इसके बाद जो अलीपुर बम मामला था इसमें जो नरेंद्र गोसाई था वह सरकारी गवाह बन गया था। इसे भी आप याद रखिएगा, अलीपुर बम मामले में जो नरेंद्र गोसाई था वह सरकारी गवाह बन गया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा इस अलीपुर मामले में जो है अरविंद घोष का बचाव कौन करते थे, इनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चित्तरंजन दास जो है अरविंद घोष का बचाव करते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट घटना क्या है? अगली इंपॉर्टेंट घटना है वायसराय से रिलेटेड। तो एक व्यक्ति थे, एक क्रांतिकारी थे जिनका नाम था रास बिहारी बोस। इनका नाम आपको बिल्कुल ही अपने दिमाग में रखना है। रास बिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर बम फेंक दिया। आप ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर बम फेंक दिया और जापान भाग गई। ये घटना कब घटित होती है? तो दिसंबर 1912 में। तो दिसंबर 1912 में रास बिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका और जापान भाग गए। इस षड्यंत्र से जुड़े जो अन्य आरोपी थे, रास बिहारी बोस तो जापान भाग गए थे, बाकी जो अन्य आरोपी थे जैसे अवध बिहारी, अमीर चंद्र, बाल मुकुंद और बसंत विश्वास, इन पर जो है दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया और इन्हें फांसी की सजा दे दी गई। तो ये इंपॉर्टेंट क्रांतिकारी गतिविधियां आपकी घटित हो रही हैं कब? तो 1905 से लेके 1915 के मध्य। इसके बाद हम इसका सेकेंड फेज देखेंगे। जो इसका सेकेंड फेज शुरू होता है वो 1924 से 1934 के मध्य शुरू होता है। तो इसका हम सेकेंड फेज अगले वीडियो में देखेंगे क्रांतिकारी गतिविधियों का। इसके बाद ये तो भारत के अंदर गतिविधियां हो रही थी, कुछ भारत के बाहर भी गतिविधियां हो रही थी, उनको भी आइए देख लेते हैं। तो विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियां, तो समय है आपका 1907 का। जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में
द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें जो है भारत की तरफ से हिस्सा लेती हैं आपकी मैडम बीकाजी कामा। इनका नाम आपको सुपर इंपॉर्टेंट याद रखना है। मैडम बीकाजी कामा ने इस इवेंट में, इस सम्मेलन में भारत की तरफ से हिस्सा लिया तथा यह जो आपका सम्मेलन है 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में आयोजित किया जाता है तथा इसी शहर में मैडम बीकाजी कामा ने भारत का तिरंगा फहराया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा, मैडम बीकाजी कामा ने प्रथम बार विदेश में 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में भारत का तिरंगा फहराया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, मैडम बीकाजी कामा ने विदेश में भारत का तिरंगा फहराया था। कहां पर? तो जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में। कब फहराया था? तो 1907 ईस्वी में फैलाया था। इसके बाद विदेश में एक और इंपॉर्टेंट घटना घटित होती है जिसका नाम था, मतलब जिसका नाम क्या, एक हत्या कर दी जाती है। कर्जन वाइली जो था उसकी हत्या जो है कर देते हैं आपके मदन लाल ढींगरा जो है लंदन में जाकर 1909 में। से अभी आप याद रखिएगा, 1909 में लंदन में मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वाइली की हत्या कर दी थी। ये इवेंट भी आपका इंपॉर्टेंट है, यह विदेश में घटित हो रहा इवेंट है। इसके बाद गदर पार्टी की स्थापना की जाती है। गदर आंदोलन का ये देख लेते हैं। तो गदर आंदोलन, तो 1 नवंबर 1913 को जो है गदर पार्टी की स्थापना की जाती है। कहां पर? तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। किसके द्वारा? तो लाला हरदयाल के नेतृत्व में अनेक भारतीयों ने मिलकर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। वर्ष क्या था इसका? तो 1 नवंबर 1913 को। इंपॉर्टेंट है। इस गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष बनाए जाते हैं सोहन सिंह भाखना। इसके प्रथम मंत्री बनाए जाते हैं लाला हरदयाल और इसके प्रथम कोषाध्यक्ष बनाए जाते हैं कांसी राम। ये फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद 1 नवंबर 1913 को गदर पत्रिका का साप्ताहिक जो है प्रकाशन पहली बार, और मतलब इसका जो है गदर पत्रिका का जो पहला अंक है वो प्रकाशित किया जाता है 1 नवंबर 1913 को, तथा पहला जो इसका अंक प्रकाशित किया गया था वह उर्दू में था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, गदर पत्रिका का जो पहला अंक प्रकाशित किया गया था वह उर्दू में प्रकाशित किया गया था। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये 100% आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। लेकिन इसके बाद 9 दिसंबर 1913 से यह जो पत्रिका थी गदर पत्रिका गुरुमुखी में छपने लगे। नहीं कि सबसे पहला इसका जो अंक था उर्दू में आया था, लेकिन बाद में यह गुरुमुखी में छपने लगी थी आपकी गदर पत्रिका। तो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद विदेश में एक और इवेंट घटित होता है जिसका नाम था कामागाटा मारू घटना। यह क्या है आइए देख लेते हैं। सिंगापुर के गुरुदीप सिंह, आप ध्यान दीजिएगा, सिंगापुर के गुरुदीप सिंह, यहाँ पे दीप नहीं होना चाहिए, तो दीप तो है यहाँ पे। तो सिंगापुर के गुरुदीप सिंह ने दक्षिण पूर्व एशिया के 376 भारतीयों को कामागाटा मारू जहाज से वैंकूवर, जो कि एक कनाडा में जगह है वैंकूवर, वहां ले जाने का प्रयास किया। किंतु जो कनाडा के उस समय अधिकारी थे उन्होंने उन 376 भारतीयों को कनाडा में उतरने की अनुमति नहीं दी। इसी घटना को हम कहते हैं कामागाटा मारू की घटना। इस घटना के चलते भारतीयों का अपमान होता है तथा इसी अपमान के कारण इन यात्रियों के सम्मान के लिए, उन यात्रियों के अधिकार के लिए जो हुसैन रहीम थे, सोहन लाल और बलवंत सिंह के नेतृत्व में एक शोर समिति का गठन किया जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और घटना घटित होती है विदेश में जिसका नाम था, मतलब जिसके अंतर्गत जो है बर्लिन में भारतीय राष्ट्रीय दल की स्थापना की जाती है। तो इस भारतीय राष्ट्रीय दल की जो स्थापना बर्लिन में कौन करता है? और चंपाकरण पिल्ले ने 1914 में बर्लिन में भारतीय राष्ट्रीय दल की स्थापना की। तो इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद एक लास्ट इंपॉर्टेंट इवेंट आपको याद रखना है, अफगानिस्तान में होता है। राजा महेंद्र प्रताप और बरकतुल्ला के द्वारा जो है 1915 में अफगानिस्तान के अमीरों की मदद से काबुल में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। तो इसे आपको याद रखना है। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, हाल ही में राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर उत्तर प्रदेश के किस शहर में यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी? यह करंट अफेयर्स का, यूपी का एकदम लेटेस्ट का प्रश्न है। अगर आप करंट अफेयर्स को पढ़ते होंगे तो आपको इसका आंसर पता होगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाल ही में राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर किस शहर में यूनिवर्सिटी की स्थापना की जा रही है, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसका अगला भाग हम जल्दी अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सीरीज शुरू की है यूपी लेखपाल परीक्षा के लिए, उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं मुस्लिम लीग की स्थापना और होम रूल लीग आंदोलन। ये जो इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के, इससे जुड़े जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं जो आपकी लेखपाल की परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सभी को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुस्लिम लीग से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की। हम सिर्फ उन्हीं फैक्ट और पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि यूपी लेखपाल परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि लेखपाल में उतनी चीज़ें पूछी जाएंगी जितनी मैं आपको बताऊंगा। तो जितनी मैं यहाँ पे चीज़ें लिखा हुआ हूँ कम से कम उतनी तो आप याद करके ही एग्जाम में बैठिएगा। तो सबसे पहली चीज़ आपको वर्ष याद रखना है। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी वर्ष 1906 में। सबसे पहला चीज़ तो आपको यह याद रखना है कि जो मुस्लिम लीग थी इसकी स्थापना 1906 में की गई थी। आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह तथा मोहसिन मुल्क के नेतृत्व में जो है मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। तो ये तीन नाम आपको याद रखने हैं। आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और मोहसिन मुल्क ने मिलकर जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की थी वर्ष 1906 में। इंपॉर्टेंट है। तथा उस समय वायसराय कौन था जब मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय। आप याद रखिएगा, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। तथा यह जो आपका लॉर्ड मिंटो द्वितीय था इसका कार्यकाल था 1905 से 1910। आपको पता होगा 1905 में जो है बंगाल का विभाजन किया जाता है। बंगाल के विभाजन के बाद कुछ ही महीनों बाद जो है लॉर्ड मिंटो यानी कि लॉर्ड कर्जन था, आपका कर्जन था जब बंगाल का विभाजन किया जाता है। लेकिन जैसे यह बंगाल का विभाजन कर देता है उसके बाद आपका नया वायसराय बन के आता है कुछ महीनों के बाद आपका लॉर्ड मिंटो। तो आपको याद रखना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। इसके बाद जो सलीमुल्लाह था इसका मुख्य संस्थापक माना जाता है। आप याद देखिएगा, सलीमुल्लाह को जो है मुस्लिम लीग का मुख्य संस्थापक माना जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद आगा खां को जो है मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। आप याद देखिएगा, आगा खां को जो है मुस्लिम लीग का जो है प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। इसके बाद जो है जो मुस्लिम लीग थी इसने जो है बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। इंपॉर्टेंट है, जो मुस्लिम लीग थी इसने जो है बंगाल के विभाजन का समर्थन किया था। तो आप इसे याद रखिएगा, जहां एक तरफ जो है आपका बंगाल के विभाजन के विरोध में जो है भारतीयों के द्वारा जो है आपका स्वदेशी आंदोलन और बंग भंग आंदोलन चलाया गया था। वहीं जो मुस्लिम लीग थी उसने जो है एक तरफ बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। तो आप इसे याद रखिएगा। आगे चलकर यानी कि आगे कुछ समय के बाद जो मुस्लिम लीग थी उसको संतुष्ट करने के लिए 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम लाया जाता है। इसके बारे में हम आगे के वीडियोज में डिस्कस करने वाले हैं। तो 1909 का जो आपका मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम था इसने जो है मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कर दी। इसका मतलब क्या था? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत जो प्रावधान किए गए थे उसके तहत जो मुसलमानों के प्रतिनिधि होंगे यानी कि मुसलमानों के जो लीडर होंगे उनका जो निर्वाचन होगा सिर्फ मुसलमान समुदाय के लोगों के द्वारा ही किया जाएगा। ऐसी व्यवस्था कर दी गई थी मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत। इसी को कहा जाता है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था थी वह कर दी गई थी 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत। तो ये वर्ष आपको याद रखना है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम का था आपका 1909। इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जितने मैंने फैक्ट लिखे हुए हैं आप कम से कम इसका स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट आप अपने पास रखिएगा क्योंकि अगर आप मुस्लिम लीग से कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो इस के बाहर से नहीं पूछा जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? होम रूल लीग के बारे में। आपको पता होगा होम रूल लीग, दो होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। एक की गई थी एनी बेसेंट के द्वारा और एक की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो इन दोनों की होम रूल लीग आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग के बारे में। तो तिलक ने जो है 16 अप्रैल 1916 को, ये डेट आपको याद रखना, 16 अप्रैल 1916 को जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। होम रूल लीग का गठन किया गया था। इंपॉर्टेंट है कहाँ पर? तो आप याद रखिएगा, तिलक ने सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना की थी। इसके बाद जो है एनी बेसेंट ने सितंबर महीने में अपने होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो तिलक के द्वारा 16 अप्रैल 1916 को बेलगाम में होम रूल लीग का गठन किया गया था। तथा तिलक की जो होम रूल लीग थी इसका कार्यक्षेत्र कहाँ कहाँ तक था? इसका कार्यक्षेत्र भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कर्नाटका, महाराष्ट्र में आप मुंबई को छोड़ दीजिएगा, मुंबई में जो है तिलक के होम रूल लीग का कार्यक्षेत्र नहीं था। इसके अलावा मध्य प्रांत और बरार में ये सभी जगह थी जहाँ पे तिलक की होम रूल लीग का कार्य क्षेत्र था। तो इसका कार्य क्षेत्र भी आपको याद रखना, भूलना नहीं है। कर्नाटक, महाराष्ट्र में मुंबई को छोड़कर इसके अलावा मध्य प्रांत और बरार में जो है होम रूल लीग का कार्य क्षेत्र था तिलक की जो होम रूल लीग थी। इसके अलावा सितंबर 1916 में जो है
एनी बेसेंट के द्वारा उन्होंने एक अलग होम रूल लीग का गठन किया। तो सितंबर 1916 में एनी बेसेंट जो है अपनी होम रूल लीग का गठन करती हैं। इन्होंने जो है जॉर्ज अरुंडेल को जो है इस लीग का सचिव बनाने की, जो एनी बेसेंट की होम रूल लीग थी इसका सचिव बनाया गया था जॉर्ज अरुंडेल को, तथा इसके अन्य सहयोगी थे वीपी वाडिया तथा सीपी रामास्वामी। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। तथा एनी बेसेंट की जो लीग थी होम रूल लीग, इसका मुख्यालय था अड्यार में। कहाँ? तो एनी बेसेंट की होम रूल लीग का मुख्यालय था अड्यार में। इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। एनी बेसेंट की लीग का कार्यक्षेत्र तिलक के कार्यक्षेत्र को छोड़कर शेष भारत में था, यानी कि जो एनी बेसेंट की लीग थी उसका कार्यक्षेत्र तिलक के कार्यक्षेत्र से बड़ा था, यानी कि एनी बेसेंट की होम रूल लीग जो थी यह जो है तिलक के लीग से बड़ी थी। इसका कार्यक्षेत्र जो था तिलक के होम रूल लीग से बड़ा था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, ऑप्शन में आपसे एग्जाम में यह पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसकी जो होम रूल लीग थी वह बड़ी थी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एनी बेसेंट की होम रूल लीग थी वह तिलक के होम रूल लीग से बड़ी थी। इसके बाद होम रूल लीग जो थी इसके द्वारा जो आंदोलन चलाए गए थे वे आंदोलन काफ़ी अधिक प्रभावी होने लगे थे आगे चल के, आगे आने वाले समय में। तो इसी लीग के आंदोलन के प्रभाव को देखकर सरकार इसके दमन के लिए सक्रिय हो जाती है तथा तिलक पर जो है बाल गंगाधर तिलक पर मुकदमा चलाया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तथा बाल गंगाधर तिलक के बचाव में मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में वकीलों ने इनका मुकदमा लड़ा था। जिसे भी आप याद रखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में जो वकील थे इन्होंने तिलक का मुकदमा लड़ा था। तो इससे आप ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जून 1917 में एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल और बीपी वाडिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो आप याद रखिएगा, जून 1917 में एनी बेसेंट को और उनके जो अन्य सहयोगी थे जॉर्ज अरुंडेल और बीपी वाडिया, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। एनी बेसेंट और इनके सहयोगियों की गिरफ्तारी के विरोध में जो सुब्रमण्यम अय्यर थे इन्होंने अपनी नाइट की उपाधि को त्याग दिया। इसके बाद मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा मोहम्मद अली जिन्ना जैसे जो इम्पोर्टेंट नरमपंथी नेता थे इन्होंने लीग को ज्वाइन कर लिया। यानी कि जैसे ही लीग के लिए मतलब लीग को समाप्त करने के लिए, लीग के लिए दमनकारी जो नीतियां स्टार्ट कर दी गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, इसके बाद अन्य जो इम्पोर्टेंट लीडर थे वे भी जो होम रूल लीग थी उसमें सम्मिलित होने लगे थे। इनमें महत्वपूर्ण नाम थे आपके मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे जो इम्पोर्टेंट नरमपंथी नेता थे वे भी लीग में शामिल होने लगे। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा मॉन्टेग्यू घोषणा की जाती है। इसके बारे में हम आगे की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे ही मॉन्टेग्यू घोषणा की जाती है तो सितंबर 1917 में एनी बेसेंट को रिहा कर दिया जाता है। इस घोषणा के चलते एनी बेसेंट को सितंबर 1917 में जो है रिहा कर दिया जाता है। तथा जैसे ही ये सितंबर 1917 में रिहा होती हैं तो कांग्रेस का एक सेशन होता है आपका दिसंबर 1917 में। तो यह दिसंबर 1917 का सेशन जो है इसकी अध्यक्षता की जाती है किसके द्वारा? तो एनी बेसेंट के द्वारा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दिसंबर 1917 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में तिलक के प्रस्ताव पर एनी बेसेंट को जो है अध्यक्ष चुन लिया जाता है। तो जो एनी बेसेंट थी यह कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला बनती हैं। तो आप इसे याद देखिएगा, एनी बेसेंट जो है कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला बनती हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इन्होंने 1917 का जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता की थी। तो आप इसे याद रखिएगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि दिसंबर 1917 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कहाँ पर, किस जगह पर आयोजित किया गया था, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहली महिला अध्यक्ष बनती हैं एनी बेसेंट। वहीं अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो अगर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछ ले तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो थी ये प्रथम भारतीय महिला थी जिनके द्वारा जो है कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। कब? तो 1925 का अधिवेशन था जो आयोजित किया गया था आपका कानपुर में। तो 1925 का जो कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता की जाती है सरोजिनी नायडू के द्वारा। तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है। अगर प्रथम महिला पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट, अगर प्रथम भारतीय महिला पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। तो दोस्तों ये हमारा बिल्कुल छोटा सा वीडियो था। इस वीडियो में उन्होंने डिस्कस किया मुस्लिम लीग और होम रूल लीग के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इसका जो अगला भाग है हम जल्दी अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हमने जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सीरीज शुरू की है उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कांग्रेस का विभाजन तथा
कांग्रेस लीग समझौता, कांग्रेस लीग समझौता को हम लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो इन दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज के इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में बात करने वाले हैं। दोस्तों, यह जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सीरीज है, आपकी लेखपाल की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कांग्रेस के विभाजन के बारे में। और जैसे ही आपको पता होगा, मैंने 1905 में जो आपका बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन के विरोध में जो आपका बंग भंग आंदोलन, आप याद रखिएगा, बंगाल विभाजन के विरोध में जो आपका बंग भंग आंदोलन चलाया गया था और जो स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया था, इस बंग भंग आंदोलन और स्वदेशी मूवमेंट को जो है, जो गर्मपंथी, उसमें आपको पता होगा कांग्रेस में दो गुट थे, एक नरम पंथियों का ग्रुप था और एक गर्म पंथियों का ग्रुप था। तो उसमें से कांग्रेस का जो एक गुट था गर्म पंथियों का, गर्मपंथी जो नेता थे वे बंग भंग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन को पूरे भारत में, बंगाल की जगह पूरे भारत में जो है ये फैलाना चाहते थे। परंतु जो कांग्रेस का एक अलग गुट था जिसको हम कहते थे नरमपंथी नेताओं का विचार था कि जो बंग भंग आंदोलन है और जो स्वदेशी मूवमेंट है वह केवल और केवल बंगाल तक ही सीमित रहे। तो इसी के चलते नरमपंथियों में और गर्मपंथियों में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है मतभेद उत्पन्न होता है। इसी मतभेद के चलते जो है आगे चलकर जो कांग्रेस है वह दो धड़ों में विभाजित हो जाती है, नरम दल और गरम दल में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सूरत का जो आपका 1907 का अधिवेशन होता है, इसी 1907 के अधिवेशन में जो है कांग्रेस का विभाजन हो गया था। तो आप इसे याद रखिएगा, नरमपंथियों और गर्मपंथियों के जो मध्य विरोध था वह आगे जाकर और बढ़ जाता है और इसी के परिणाम स्वरूप 1907 का जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है, इसी 1907 के कांग्रेस अधिवेशन में जो आपकी कांग्रेस थी उसका विभाजन हो जाता है नरम दल और गरम दल में। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा आपका जो 1907 का विभाजन हुआ था, यह मतलब इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी रास बिहारी घोष के द्वारा। आप याद रखिएगा, 1907 का जो अधिवेशन हुआ था सूरत में, इसकी अध्यक्षता की गई थी रास बिहारी घोष के द्वारा। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है। 1907 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो सूरत में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की गई थी रास बिहारी घोष के द्वारा। तथा यह 1907 का सूरत अधिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था नरम पंथ और गरम पंथ में। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं 1907 में गर्मपंथियों के नेता अरविंद घोष तथा नरमपंथियों के नेता कौन थे? तो फिरोज शाह मेहता थे। तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है कांग्रेस विभाजन से रिलेटेड कि किस अधिवेशन के तहत जो है कांग्रेस का विभाजन होता है, उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने, यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा अगर कांग्रेस के विभाजन से पूछा जाएगा। तो अब हम बात करेंगे कि कांग्रेस में दोबारा किस प्रकार से नरमपंथियों और गर्मपंथियों की एंट्री होती है, जिसको हम कहते हैं लखनऊ अधिवेशन। इसी लखनऊ अधिवेशन में ही दोबारा से जो नरमपंथी थे और गर्मपंथी थे कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। तो इसी अधिवेशन के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अधिवेशन है क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन के निकले थे लखनऊ अधिवेशन से। तो सबसे पहले डेट आप याद रखिएगा, 1916 में जो है आपका लखनऊ अधिवेशन होता है। इसको हम कहते हैं लखनऊ पैक्ट या इसको कांग्रेस लीग समझौता भी कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा, लखनऊ अधिवेशन को हम लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं या इसको हम कांग्रेस लीग समझौते के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। इसकी जो अध्यक्षता है लखनऊ अधिवेशन की गई थी किसके द्वारा? तो अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। किसके द्वारा? तो अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। इस अधिवेशन में नरमपंथी और गर्मपंथी जो थे पुनः कांग्रेस में शामिल हो गए। आप याद रखिएगा, इन नरमपंथियों और गर्मपंथियों को पुनः कांग्रेस में शामिल कराने में सबसे बड़ा योगदान दिया था एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। तो आप याद रखिएगा, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के अथक प्रयासों से जो नरमपंथी थे और गर्मपंथी थे पूरा कांग्रेस में सम्मिलित हो जाते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। ये अधिवेशन आपको याद रखना है, लखनऊ अधिवेशन में ही आपके जो नरमपंथी थे और गर्मपंथी थे पुनः कांग्रेस में सम्मिलित हो जाते हैं। इस अधिवेशन में जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता होता है जिसको हम कहते हैं लखनऊ पैक्ट। आप याद रखिएगा, इसी लखनऊ अधिवेशन में ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य एक समझौता होता है जिसे हम कहते हैं लखनऊ पैक्ट। इस समझौते को संपन्न कराने में मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तथा इस समझौते की खास बात क्या थी? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य जो समझौता होता है इसके तहत
कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों के लिए जो पृथक निर्वाचन की मांग थी उसको औपचारिक रूप पर स्वीकार किया था, यानी कि औपचारिक रूप पर जो है पृथक निर्वाचन की जो मांग थी मुसलमानों की उसको कांग्रेस के द्वारा इस अधिवेशन में स्वीकार कर लिया गया। तो आपको पता होगा, मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि 1909 में आपका जो मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम आता है, इसके तहत जो है एक नया प्रावधान कर दिया जाता है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का। आप याद देखिएगा 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम में जो है मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कर दी जाती है, तथा इसी के चलते जो मुसलमान हैं वे अपने लिए पृथक निर्वाचक की मांग करने लगते हैं आगे चलकर, तथा इसी मांग को मानने के लिए जो है लखनऊ अधिवेशन में जो कांग्रेस थी और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता होता था, इस समझौते में जो कांग्रेस थी वो औपचारिक रूप से, यानी कि पूरी तरह से नहीं लेकिन औपचारिक रूप से इस मांग को मांग लेती है कि जो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग है उसको हम औपचारिक रूप से मान लेते हैं फिलहाल के लिए। तो यह पूरी तरह से मांग को नहीं माना गया था कांग्रेस के द्वारा इस अधिवेशन में, तो आप इसे याद रखिएगा। इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी की मुलाकात एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति से होती जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल। आप याद रखिएगा, इसी अधिवेशन में जो राजकुमार शुक्ल थे वे महात्मा गांधी से मुलाकात करते हैं, तथा चंपारण में जो उस समय तीन कठिया व्यवस्था चल रही थी, यानी कि नील की खेती की जो व्यवस्था थी उस समय, उसके कारण जो किसानों की हालत थी उसकी व्यथा को सुनाते हैं राजकुमार शुक्ल, तथा चंपारण में किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए वे महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित करते हैं इसी लखनऊ अधिवेशन में ही। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं लखनऊ अधिवेशन से रिलेटेड। यहाँ से एग्जाम में श्योर आपके लिए प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कांग्रेस का विभाजन, तो कांग्रेस की विभाजन में आप याद रखिएगा वर्ष, सबसे पहले इसकी स्थान याद रखिएगा कहाँ पर किया गया था, इसके बाद इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तथा इसकी क्या क्या खास बात थी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। सबको आपको एक बार याद करके जाना है, क्योंकि ये दोनों जो अधिवेशन आपके हैं कांग्रेस के, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन और कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन था, दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते थे इन दोनों अधिवेशन से रिलेटेड मैंने उनको यहाँ पर लिख दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने इसमें दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया है। आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर है उसको हमने यहाँ पे पूरी डिटेल में दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर लिया। इसका जो अगला आपका जो टॉपिक होगा उसको हम जल्दी अपलोड करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।